हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी फेवरेट चैनल पर जहां हम सीखते हैं होम्योपैथी। आज मैं आपके सामने एक ब्रोनिक साइनोसाइटिस का केस प्रेजेंट कर रहा हूं। आपको इसको अच्छे से सुनना है, आपको खुद उसके रूब्रिक बनाने हैं और खुद सिमिलीमेम सिलेक्ट करना है। साथ में उसका पोटेंसी भी आपको सिलेक्ट करना है और वो दवा आपने क्यों सिलेक्ट किया, वो सिलीमेम आपने क्यों सिलेक्ट किया, उसका रीज़न भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना है। दोस्तों, ये सारे वीडियो मैं आपके लर्निंग के लिए ही अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप इसमें से कुछ लर्न करने का ट्राई ज़रूर करें। कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट आप कर सकते हो, मैं आपको उत्तर ज़रूर से दूंगा। तो अभी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, एक केस स्टडी आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे तभी आप केस में से सिम्टम्स और सिम्टम में से रूब्रिक और रूब्रिक से फिर आप प्रेपरेशन कर पाओगे। तो मेरे पास मेल पेशेंट है 75 ईयर्स ओल्ड। तो दादाजी 75 ईयर्स ओल्ड हैं। वो मेरे क्लिनिक में आए थे नेज़ल स्प्रे लेने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे नेज़ल स्प्रे चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको नेज़ल स्प्रे क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो रात को स्टॉप हो जाते हैं। रात को मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मुझे नॉस्ट्रिल ड्रॉप्स या स्प्रे चाहिए। मैंने कहा आपको दवा क्यों नहीं चाहिए? आप स्प्रे क्यों यूज़ करना चाहते हो? उसमें अच्छी-अच्छी दवा है जो आपके नॉस्ट्रिल है, जो रात में स्टॉप हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उसको वो ठीक कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे सिर्फ़ नेज़ल स्प्रे हो तो दे दीजिए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है अंकल, आप नेज़ल स्प्रे यूज़ करोगे तो वो टेम्पररी होगा। आप कब तक उसे यूज़ करोगे? उससे अच्छा है कि आप कंसल्टेशन करा के अच्छे से होम्योपैथिक दवा करवाइए। तो अंकल का कहना था कि मैं पिछले 40 साल से इस कंडीशन से तकलीफ़ में हूँ और 20 साल पहले मैंने इसके लिए एक ऑपरेशन भी करवाया है। तो अब मुझे ज़्यादा दवा पर भरोसा नहीं रहा है, तो आप मुझे स्प्रे ही दे दीजिए, मैं दवा लेना नहीं चाहता हूँ। फिर भी मैंने पेशेंट को मना कर दिया कि अंकल ऐसा नहीं होगा, इससे आपको तकलीफ़ में राहत होगी पर परमानेंट ठीक नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए स्प्रे अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे से दवा लेना चाहिए। तो अंकल ने कहा कि ठीक है, चलो मैं आपसे दवा ले लेता हूँ। तो क्या आपका फ़ीस है? तो मैंने बताया कि भाई मेरा फ़ीस 800 रुपीज़ है और दवा का चार्जेस अलग से है। तो मिनिमम आपका 1000 से 1200 रुपीज़ आपका चार्ज हो जाएगा। तो अंकल ने कहा कि ठीक है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मैं रेडी भी नहीं हूँ, तो मुझे कल शाम का अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मैं कल शाम को आपके पास आ जाऊँगा। तो अंकल ने नेक्स्ट डे इवनिंग का अपॉइंटमेंट ले लिया और फिर वो शाम को अगले दिन मेरे पास आए। उनका पहला सिम्पटम्स था स्टॉपेज ऑफ नोज़ एट नाइट व्हेन गोइंग टू स्लीप। तो मैंने उससे पूछा कि आप स्लीप करने जाते हो रात को, तभी आपको आपका नाक बंद हो जाता है? तो बोले हाँ, तभी बंद हो जाता है, फिर मुझे अपना माउथ यानी कि मुँह खुला रखना पड़ता है साँस लेने के लिए और मुझे साँस लेने में दिक्कत होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि सो जाने से दिक्कत होती है या फिर लेट जाने से दिक्कत होती है? स्लीपिंग अलग चीज़ है और लाइंग पोजीशन अलग चीज़ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्लीप में ही ऐसा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं दोपहर को तो अच्छे से सो जाता हूँ। मैं हर रोज़ दोपहर को 2 से 4 सो जाता हूँ, तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब कि पेशेंट को लाइंग पोजीशन से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर रात को होता है, इसका मतलब कि उसको नाइट एग्रावेशन है। तो अपना मेन सिम्पटम यही है कि पेशेंट को रात को नोज़ स्टॉप हो जाता है यानी कि ब्लॉक हो जाता है, उनको साँस लेने में दिक्कत होती है। ये अपना मेन सिम्पटम्स है। फिर मैंने उनको पूछा ठीक है, आगे कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि 40 साल से इस चीज़ से मैं सफ़र कर रहा हूँ और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे 20 साल पहले इस चीज़ के लिए सर्जरी भी हुई है। तो अंकल इसके लिए सर्जरी भी करवा चुके हैं पर उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर मैंने बोला और क्या दिक्कत होती है? तो उन्होंने कहा कि मुझे खाने-पीने में भी दिक्कत हो जाती है। मैंने पूछा किस चीज़ें खाने में? तो बोले मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकता। डेयरी प्रोडक्ट खाने से मुझे तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है, स्नीज़िंग वगैरह चालू हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं स्टील के यूटेंसिल्स मतलब जो स्टील के बर्तन होता है, उसी के अंदर मैं पानी भर के रखता हूँ और वही पानी पीता हूँ
अगर दूसरा कोई पानी पीता हूँ या जिसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल से भी नीचे हो तो मुझे प्रॉब्लम करता है। वेदर चेंजेस हो जाते हैं तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। तो अपने पास ये मोडालिटी है। कोल्ड वाटर से पेशेंट को दिक्कत होता है, डेयरी प्रोडक्ट खाने से पेशेंट को दिक्कत हो जाता है, वेदर चेंजेस से दिक्कत हो जाता है। फिर मैंने उसको पूछा कि आपको कोई स्वाद या कोई टेस्ट वगैरह कोई प्रेफरेबल है जो आपको अच्छा लगता है। बोले सर मैं कुछ नहीं खा पाता हूँ, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि जब मैं स्वीट्स खाता हूँ ना, कभी भी मुझे मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मैंने पूछा कि आपको स्वीट खाना अच्छा लगता है? बोले नहीं मैं स्वीट नहीं खाता, पर कई बार प्रसाद या सीरा या मिठाई किसी के दिया वो ले लेता हूँ, तो अभी भी मुझे सिम्टम्स एग्रावेट कर जाते। तो हमारे केस में हमें क्या मिला कि भाई पेशेंट को रात को उसका नौ वो ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, ठंडा पानी पीने से दिक्कत हो जाता है, वेदर चेंजेस से दिक्कत हो जाता है, स्वीट खाने से दिक्कत हो जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट से दिक्कत हो जाता है। यहाँ तक हमें पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स मिले हैं। फिर आगे मैंने पूछा उनका स्टूल, स्लीप पैटर्न, वो सब, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ हमें नहीं मिला है, यूरिन वगैरह में कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिला है। फिर मैंने उनसे कहा कि आपका पानी पीने का कैसा है? तो बोले पानी तो मैं पीता हूँ, पर मुझे पानी पीने के लिए जो डिज़ायर होना चाहिए, जो इच्छा होती है वो नहीं होती है, कम पानी पीता हूँ। मैंने उनको कहा कि अगर मेरे क्लिनिक में आप अभी आए हो, मैं आपको फुल ऑफ ग्लास वाटर ले रहा, तो आप कितना पानी पियोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उसमें से 1/4 ही लूँगा। बस मैं हर बार जब भी एक प्याला पानी लेता हूँ उसमें से 1/4 पानी ही पीता हूँ। माने एक पेशेंट कम पानी पीता है या कह सकते हो। फिर मैंने उनको पूछा कि आपका मैरिटल स्टेटस, आपके बच्चे वगैरह हैं? क्योंकि वो 75 ईयर्स के, तो मैं सीधे ऐसे नहीं पूछ सकता कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो मैंने उनको पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अनमैरिड हूँ, मैंने शादी नहीं की। तो मैंने उनको कहा क्यों आपने शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम एज में लेनी पड़ी थी। उनका ये कहना था कि मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने शादी नहीं की। फिर मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं रिटायरमेंट हूँ पीडब्ल्यूडी में। तो मैंने कहा कि आपको तो गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब थी, तो आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी शादी कर सकते थे। उन्होंने कहा हाँ मैं कर सकता था, पर मेरे पीछे मेरी 2 छोटी बहनें थी, उनका शादी पहले करना था। तो उनकी 2 छोटी बहनें थी, उनकी शादी करने में ही उनका एज 45 ईयर्स हो गया, और उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की। अभी वो 20 ईयर से रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना हाइपरटेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको ये साइनोसाइटिस का ही प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको एडवाइस किया है कि हम आपका एक एक्सरे पीएनएस करवाएंगे, उसके बाद हम कंफर्म डायग्नोसिस पर पहुंचेंगे। पर पेशेंट अभी टेम्पररी रिलीफ के लिए दवा मांग रहा था। तो आप सोच के बताइए कि ऐसी कंडीशन में हमें कौन सी दवा देनी चाहिए। और आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसके आधार पे अपना टोटलिटी बनाएंगे, सिम्टम्स फाइंड आउट करेंगे, उसका रूब्रिक फाइंड आउट करेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर करें बताइए, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने पेशेंट का किस तरह से सिम्टम्स लिया, क्या इवोल्यूशन किया, और कौन सा दवा दिया। आप लोग भी मुझे बताइए कि आपने कौन कौन सा दवा अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे, कौन सी पोटेंसी में दोगे, और वो 2 दवा सिलेक्ट किया है उसका रीज़न क्या है, ये आपको ज़रूर बताना है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर से करिए, ठीक है। मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने का मेन रीज़न यही है कि आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ। तो आप प्लीज़ अच्छे से लर्न करो और मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं इस वीडियो के फॉलोअप में नेक्स्ट वीडियो।